तो हर दिन की भांति एक बार फिर से स्वागत करने उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, यह बीपीएससी शिक्षक भर्ती का यह जो है 41 नंबर का क्लास होने वाला है। इससे पहले टोटल 40 क्लास जो है वो हम लोग को टीम के द्वारा पूरा करा दिया गया है। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ होमवर्क दिया जाता है, जो कि एक दिन पहले आपको होमवर्क जो है ग्रुप के माध्यम से दे दिया जाता है। और ग्रुप की बात कीजिएगा तो एफएमएससी 2.0 करके जो ग्रुप नया बनाया गया है, उसमें जो भी लोग अभी ऐड नहीं हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक मिल जाए ग्रुप का, वहाँ से जाकर आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और उसके बाद जो यहाँ PDF दिया जाता है उसको पढ़ के आइएगा और उसके बाद क्यों सुनिएगा, तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहने की संभावना ऐसे बनी रहती है। तो और जो भी 40 नंबर का टेस्ट दिया जाता है, उस सभी लोग जो है आप सभी लोग ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो 40 नंबर का टेस्ट भी जो है आपको ग्रुप के माध्यम से ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ जो है PDF के रूप में उसको दे दिया जाता है और उसका कुछ देर के बाद आंसर भेजा जाता है। उससे पहले आप लोग उसको बना लिया कीजिएगा और उसके बाद टेस्ट दीजिएगा। तो आपको 40 नंबर में कैसा रैंक रहता है वो आप लोग बता सकते हैं ऐसे ग्रुप कमेंट करके। तो जैसा कि होमवर्क में कल दिया गया था, जो कि लुसेंट फिर दोबारा ख़त्म कर दिया गया और फिर से महेश बनवाल को स्टार्ट किया गया था। तो कल जो है महेश बनवाल में आधुनिक भारत के इतिहास का यूरोपीय कंपनी का आगमन को ख़त्म कर दिया गया था। और आज जो है 2 चैप्टर है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, और हो जाएंगे क्षेत्रीय राज्य में पंजाब और मैसूर। इस दोनों को आज ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद भूगोल भी है और उसके बाद साथ साथ जो है आपको जो कि बायोलॉजी में जो चैप्टर चलते आ रहा है, मानव शरीर के अंग में जो बचा हुआ था, हार्मोन्स की चर्चा की जाएगी, वो भी है। और करंट अफेयर का जो सीरीज चलते आ रहा है, वो लास्ट में करंट अफेयर भी देखने को मिलने वाला है। तो ये सारा चीज़ आपको एक सिलसिलेवार ढंग से, एक होमवर्क के माध्यम से, एक सारा चीज़ एक अच्छे वे में जो है आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप सभी लोग जो है दिल थाम के बैठे रहिए और वीडियो क्यों सुना कीजिएगा। जितना सुनिएगा उतना अधिक से अधिक आपको याद होने का प्रयास रहेगा। तो अगर फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी लोग अभी तक चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहले इसको शेयर कर दीजिए और फिर से वापस आए क्लास देखने का स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना था? मुर्शिद कुली खां बने थे। बहुत अच्छा जवाब। और मुर्शिद कुली खां जो थे, ये मुर्शिद कुली खां जो थे, ये किस राज्य के संस्थापक हो जाएंगे? ये बंगाल के संस्थापक भी कौन हो जाएंगे? मुर्शिद कुली खां ही हो जाएंगे। आगे बताइएगा, मुर्शिद कुली खां जो है अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गए थे? मुर्शिदाबाद से ढाका। ये ढाका से मुर्शिदाबाद, ढाका से कहाँ ले गए थे? ये मुर्शिदाबाद ले गए थे। यानी मुर्शिद कुली खां जो थे, ये बंगाल राज्य की स्थापना भी करने वाले थे और ये अपना राजधानी कहाँ से ले गए थे? ढाका से कहाँ ले गए थे? मुर्शिदाबाद। देखिए, मुर्शिद कुली खां भी नाम है और मुर्शिदाबाद भी राजधानी अपना कहाँ ले गए? ये राजधानी ले गए थे। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां जो थे बंगाल के गवर्नर थे और यह यूरोपियों की तुलना किससे किए थे? मधुमक्खी से। देखिए, यही वर्ल्ड क्वेश्चन जो छपने वाला क्वेश्चन होता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम में, कि कौन सा गवर्नर जो थे बंगाल के, जो यूरोपियों को मधुमक्खियों से तुलना किए थे? अलीवर्दी खां हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की घटना जो है यह कब घटी थी? 20 जून 1756 को हुई थी। और उसके ठीक 1 साल के बाद कौन सी घटना हुई थी? प्लासी का युद्ध हुआ था। और यही ब्लैक होल की घटना में जो था, सारे अंग्रेजों को इसको पकड़ के कहाँ कर दिया था? जेल में, काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। ठीक है। आगे बताया क्वेश्चन है कि इस समय बंगाल के शासक कौन थे? सिराजुद्दौला जो इस समय कौन थे? बंगाल के शासक हो जाएंगे। आगे बता दीजिए, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 को हुई थी। और यह जो है, यह इसी युद्ध में जो है ब्रिटिश साम्राज्य जीत के अपना ब्रिटिश की स्थापना की जो पहला नींव रखा था 1757 में ही रखा था। और इधर से लड़ने वाले कौन थे? सिराजुद्दौला। बंगाल की तरफ से कौन लड़े थे? सिराजुद्दौला। और अंग्रेज की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। यानी अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। इस दोनों के बीच कौन सी युद्ध हुई थी? प्लासी की लड़ाई। और प्लासी जो कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में। देखिए, प्लासी का नाम फलासी था, लेकिन उसको फलासी बोलने में नहीं होता था, इसलिए उसको अंग्रेज क्या बोलते थे? प्लासी ही बोला करते थे। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के समय जो है बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? मीर जाफर। और यही क्या कर दिया था? धोखा दे दिया था। यही अंग्रेज से मिल गया था जाके। इसके कारण क्या हुआ था? बंगाल हार गया था। यानी मीर जाफर जो था, ये बंगाल क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला का सेनापति था। कौन? मीर जाफर था। और इसी के धोखाधड़ी के कारण क्या हुआ था? सिराजुद्दौला हार गया था। और जैसे ही हारा था तो अंग्रेज जीत गया था। और अंग्रेज जब जीता तो नवाब, बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर को बना दिया था। ठीक है ना, बंगाल का नवाब किसको बना दिया? मीर जाफर को बना दिया था।
आगे बता दीजिएगा कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो थे प्लासी की लड़ाई के समय जो है मुगल के बादशाह कौन हो जाएंगे? आलमगीर द्वितीय हो जाएंगे। आगे बता अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में, कहाँ में? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय जो है किस युद्ध को जाता है? यही प्लासी के युद्ध को ही जाता है, ठीक है ना। बताइए कि मीर जाफर को जो है बंगाल के नवाब के पद से कब हटा दिया गया? 1760। 1760 और 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में भी, वांडीवास का भी युद्ध हुआ था और 1760 में ही जो है इसको बंगाल के नवाब के पद से मीर जाफर को हटा दिया गया था। और उसके बाद किसको बैठाया गया था? मीर कासिम को बैठाया गया था। किसको बैठाया गया था? मीर कासिम को बैठाया गया था। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था यह कब हुआ था? ये डेट हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इसमें एक साइड से अंग्रेज थे और एक साइड से 3 आदमी थे। 3 आदमी सुन लीजिएगा कौन कौन थे? बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला। कौन उद्दौला? सिराजुद्दौला, नहीं याद रखिएगा। सिराजुद्दौला आपको प्लासी की लड़ाई में थी और सुजाउद्दौला जो हो जाएंगे वो बक्सर की लड़ाई में हो जाएगी। उसके बाद शाह आलम द्वितीय और एक और हो जाएंगे मीर कासिम था बंगाल के तरफ से मीर कासिम थे और अवध के तरफ से थे ना ये सुजाउद्दौला थे। और इधर मुगल के तरफ से कौन थे? शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे। देखिए 3 आदमी इधर से थे। बंगाल के नवाब कौन हो जाएंगे? मीर कासिम थे, क्योंकि वह 1760 में क्या हुए थे? अपना पद भार ग्रहण किए 1760 में, इसलिए बंगाल के नवाब हो जाएंगे उस समय मीर कासिम हो जाएंगे। और अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला नहीं, कौन उद्दौला? सुजाउद्दौला। और मुगल सम्राट उधर से कौन थे? शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे। और तीनों को मिल के कौन हरा दिया था अकेले? हाँ, वो अंग्रेज के सेनापति उस समय उधर से कौन थे? हेक्टर मुनरो थे, उसको हरा दिया था। आगे बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्रिटिश सेना का सेनापति जो था बक्सर के युद्ध के समय कौन था? हेक्टर मुनरो हो जाएंगे। और बक्सर के युद्ध के समय, कौन युद्ध के समय? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तुरंत बोल रहे हैं मीर कासिम। और अवध का नवाब सुजाउद्दौला हो जाएगा। और प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हो जाएगा। देखिए ये बड़ा लटपटिया चीज़ है उद्दौला में, थोड़ा फंसिएगा, इसलिए समझ के ध्यान से रखिएगा इसको। आगे बता दीजिएगा कि बक्सर का युद्ध जो है इसकी समाप्ति कौन सी संधि के तहत हुई थी? इलाहाबाद की संधि के तहत। और इलाहाबाद की संधि दो तिथि को हुई थी, 12 अगस्त और 16 अगस्त। 12 अगस्त और 16 अगस्त को हुई थी इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ठीक उसके एक साल के बाद हुई थी 1765 में इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि देखिए डेट जो है आपको ये दरोगा के मेंस में एग्जाम में पूछे हुए हैं बीपीएसएससी के एग्जाम में कि इलाहाबाद की संधि जो है वो कब कब हुई थी, ठीक है ना। तो 1765 सभी लोग याद रहता है, लेकिन ये याद रखिए कि ये 2 तिथि को हुई थी, 12 और 16 अगस्त को। 12 और 16 अगस्त 2 तिथि को हुई थी इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि प्रथम संधि में जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजम उद्दौला और क्लाइव के मध्य जो है ये संधि हुई थी। और दूसरा संधि जो हुआ था यह अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच संपन्न हुआ था। सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच जो संधि हुई थी ये दूसरी संधि यानी 16 अगस्त को हुई थी। और पहली संधि जो हुई थी 12 अगस्त 1765 को हुई थी, ये हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब निजाम उद्दौला के बीच हुई थी। कोई दिक्कत? आगे बता दीजिएगा कि किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी प्राप्त हुई थी? यही इलाहाबाद की संधि के तहत जो है अंग्रेजों को बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। आगे बता दीजिएगा कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा किसे दिया गया है? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से आया हुआ दूत या स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा किसे दिया गया है? रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया है। आगे बताइएगा इलाहाबाद के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन लगाने वाला जो है इसकी स्थापना कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। यानी पहले इलाहाबाद की संधि हुई थी और उसके बाद जो है द्वैध शासन जो है बंगाल में कौन लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। और यही रॉबर्ट क्लाइव जो था जो कि भारत में जो ब्रिटिश शासन की स्थापना का नींव रखा था। किस युद्ध के तहत? प्लासी के युद्ध के तहत रखा था। प्लासी। आगे हो जाएगा ब्लैक होली घटना कब घटी थी? 20 जून 1756। और प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 को हुई थी। बताइएगा अलीनगर की संधि कब हुई थी? फरवरी 1757। 9 फरवरी 1757। देखिए याद रखिए प्लासी की युद्ध के बाद अलीनगर की संधि हुई थी और रॉबर्ट क्या कहते हैं बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी।
पलासी के युद्ध के बाद कौन संधि हुई थी? अलीनगर की संधि हुई थी। और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। आगे बताइए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। देखिए क्वेश्चन याद नहीं है तो हमारे साथ दोहराने का प्रयास किया, समझ लेते बाबू ना। और कल आपका टेस्ट भी है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। टेस्ट में 40 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765। और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। बताइएगा, आप बताइएगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त। देखिए बॉडी प्रेजेंट है और माइंड अपसेट है। इतना बार अभी तक लगभग 5 से 6 बार बोल चुके हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी और दूसरी संधि 16 अगस्त 1965 को। देखिए सिर्फ क्लब आने से नहीं होता, यहाँ एक्टिव रहिएगा जितना तक ना उतना आप ज़्यादा सीखने का प्रयास किया कीजिएगा। और जहाँ तक हमारा मानना है कि बोलने से ज़्यादा सुनने से जो है ना वो ज़्यादा याद होता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप तो बताइएगा कि भरतपुर की संस्थापन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चूड़ामन और बदन सिंह को। ठीक है, चूड़ामन और बदन सिंह भरतपुर की स्थापना किए थे। और बंगाल का स्थापना मुर्शीद कुली खां को दिया जाता है। और हैदराबाद का स्थापना चिनकिलीज खां, निजामुल वहाँ के थे, निजामुल मुल्क के थे वो, चिनकिलीज खां हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि अवध के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शहादत खां हो जाएंगे। ठीक है, और जयपुर की स्थापना करने वाले सवाई राजा जय सिंह हो जाएंगे। ठीक है, और मैसूर की स्थापना हैदर अली शासक कब बना था मैसूर का? 1761 में। 1761 में मैसूर का शासक कौन बना था? हैदर अली बना था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1782 में इसकी मृत्यु हुई थी। और 1787 में पद कौन धारण किया था? ये टीपू सुल्तान 1787 में अपना पद क्या किया था? धारण किया था। और इसकी 87 में देखना पे देखिए 1700 कई किया था ये 87 भी कुछ था, देखिए ना एक बार देख लेते हैं इसको। 82 में तो मरवे किया है ये हैदर अली, सर देख लेते हैं, देखिए ना उसके बाद आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो है किसकी मृत्यु हो गई थी? 1799 में किसकी मृत्यु हुई थी? टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी। और कुछ देर पहले इसमें भी चर्चा की है। आगे बताइए सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ये महाराजा रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह को जो सिख संप्रदाय का जो है वो संस्थापक माना जाता है। दिलीप सिंह को जो अंग्रेज भेज दिया गया था, अंतिम थे वो। हाँ मिला, इसमें मिला, देखिए ना मध्यकालीन इतिहास में, आधुनिक भारत में देख रहे हैं। आगे बताइएगा कि महाराजा रणजीत सिंह जो है किस मिसाल से संबंधित है? ये शुक्र चुकिया। देखिए ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शुक्र चुकिया मिसाल से जो है ये कौन सा संबंधित है? ये महाराजा रणजीत सिंह संबंधित हो जाएंगे। और महाराजा रणजीत सिंह अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? लाहौर बनवाए थे। ठीक है, अपना राजधानी बनाया था टीपू सुल्तान। हाँ 82 बना 87 में। हाँ ठीक है, राजधानी कहाँ बना? मैसूर बनाया था कि श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की थी। अच्छा 1787 में जो है ना टीपू सुल्तान बादशाह की उपाधि धारण किया था, समझ गए ना? और अपना वही ना बोले, कुछ 1787 याद था हमको। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि। और ये हुआ था 1846 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो जाएगा, मैसूर युद्ध नहीं, सिख युद्ध हुआ था ये। आगे बताइएगा पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। किसके किसके बीच हुई थी ये? शिवाजी और जय सिंह, शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। ठीक है, बताइए बरगांव की संधि कब हुई थी? 1779 में हुई थी। अर्जुन देवगांव और सालाबाई की संधि, सॉरी अर्जुन देवगांव की संधि कब हुई थी? 1830। और देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में हुई थी। ठीक है, पुणे संधि 1817 में हुई थी। और लाहौर की संधि 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी जो है ना लाहौर की संधि के तहत ही जो है ये खत्म हुआ था। और अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809। देखिए पीआरटी के लिए सब अच्छा है, ये 1809 में हुआ था। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है यह किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। बताइएगा चिलैयावाला का युद्ध जो है कब हुआ था? 1849 में हुआ था। और जलियांवाला 1919। देखिए दूगो वाला है, एगो चिलैया वाला है, एगो जलिया वाला है। तो चिलैया वाला की जगह जलिया वाला ने चिपका दीजिएगा। चिलैया वाला हुआ था 1849 में और जलिया वाला 1919 में हुआ था। तो चिलैया वाला जो हुआ था इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किए थे? गफ, लॉर्ड गफ जो है इसके द्वारा नियंत्रण जो ये किया गया था।
आगे बताइए सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह। और प्रथम शासक रणजीत सिंह। प्रथम शासक रणजीत सिंह और अंतिम शासक दिलीप सिंह हो जाएंगे। और दिलीप संघानी किसके अध्यक्ष हैं अभी? इफ्को के। ठीक है, यूरिया वाला जो इफ्को है, इफ्को खाद्य प्रसंस्करण के अध्यक्ष जो है कौन है अभी? दिलीप संघानी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा। हाँ ये दलीप है, हाँ दलीप है, लेकिन दिलीप इसमें लुसेंट में दिलीप दिल है, लुसेंट में दिलीप दिल है, में दलीप दिल है। दिलीप सही नाम होगा? पता नहीं, अब तो उस टाइम के तो जो होंगे वही नहीं जानेंगे क्या नाम है। दिलीप और दलीप दोनों याद रखिए। तो आगे बता दीजिएगा कि स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना जो किसके द्वारा किया गया था? हैदर अली के द्वारा जो किया गया था। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सिख साम्राज्य की तुलना जो है यह सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना जो है यह फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने किससे किया था? नेपोलियन से किया था। ठीक है ना। और बताइए गांधी जी जो चले थे साबरमती से लेके कहाँ चले थे? दांडी तक। तो इसकी जो यात्रा जो है नेपोलियन की यात्रा अल्वा से पेरिस तक यात्रा की तुलना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसकी तुलना किए थे अल्वा से पेरिस तक नेपोलियन की यात्रा को जो तुलना किए थे। अब आगे बता दीजिएगा, अब जो दिया गया था भारत का भूगोल दिया गया था, और भारत का भूगोल जो एक प्रकार से रिवीजन रूप में चल रहा है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। जो दिया गया था भारत के भूगोल में जो महत्वपूर्ण उद्योग धंधा जो कर खत्म हो गया था, और उसके साथ साथ जो दिया गया था उद्योग के साथ साथ जो है दिया गया था जूट उद्योग और कुछ कागज और चीनी उद्योग जो था वो दिया गया था। तो बताइएगा कि भारत में आधुनिक चीनी उद्योग का शुरुआत जो है यह कब किया गया था? 1903 में किया गया था। और इसका मुख्य रूप से आरंभ जो है कहाँ किया गया था? पहली बार बिहार में किया गया था। पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ किया गया था। बताइएगा बिहार में चीनी मिल जो है ये कहाँ है? सॉरी समस्तीपुर में कहाँ पर है ये? पहला समस्तीपुर है वो हसनपुर में ही हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो ये सब चीनी मिल जो ना जिला का नाम दिले है और उस जगह से संबंधित पूछ रहा है। जैसे पूछ रहा है कि बेलगांव जो है बेलडांगा जो है बेलडांगा ये कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। पुणे जो है पुणे चीनी मिल कहाँ है? महाराष्ट्र हो जाएगा। पूछ रहा है इसमें कोयम्बटूर तिरुचिरापल्ली कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु हो जाएगा। इसमें एगो दिए हुए है कि अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो पंजाब हो जाएगा। फगवाड़ा कहाँ है? तो पंजाब हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण जो है यह किस शहर में किया गया था? ब्रिटेन के पोर्टलैंड शहर में किया गया था। पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। और कब किया गया था ये? 1824 में किया गया था। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना यह मद्रास में कब लगाया गया था? 1904 में ही लगाया गया था। मद्रास में लगाया गया था, जो कि असफल रहा था। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसीसी यानी सीमेंट वाला एसीसी की इसकी स्थापना कब किया गया था? 1936 में किया गया था। बताइए कागज उद्योग जो है यह पहला बार इसका सफल कारखाना कब खोला गया था? क्वेश्चन नहीं था उसका। 1879 लखनऊ में इसका मुख्यालय बनाया गया था। इसी का ना क्वेश्चन था ये, सुबह वाला का शाम वाला का। आगे बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में जो है यह अखबारी कागज में कौन सा प्रसिद्ध है? नेपानगर। और नोट छापने वाला जो हो जाएगा वो होशंगाबाद हो जाएगा। ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि ऐतिहासिक रूप से अब उर्वरक में स्टार्ट करते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना जो है यह तमिलनाडु में कब खोला गया था? 1906। देखिए 3 में चीनी मिल, 4 में हो जाएगा आपको जूट क्या कहते हैं सीमेंट उद्योग, और 6 में क्या किया? 1906 में उर्वरक उद्योग का स्थापना किया गया था। रानीपेट तमिलनाडु रानीपेट नामक स्थान पर किया गया था। बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? सिंधरी। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। सिंधरी जो है झारखंड में पड़ता है। बताइएगा भारत जो है कौन से उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है? पोटास के लिए पूरी तरह किस पे डिपेंडेंट है? ये आयात पर निर्भर है। और आयात मतलब क्या था? लाना कि भेजना? आना। आयात मतलब आना। वाह दे बाबू, कैसे बताते हैं, बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा भारत में जो है उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पर हेक्टेयर के मामले में कौन है? पंजाब। पंजाब जो है उर्वरक के मामले में सबसे अधिक प्रथम स्थान में हेक्टेयर के मामले में जो है वो पंजाब राज्य हो जाएगा। और पंजाब की जो है मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के? भगवंत मान जाएंगे। ठीक है। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और जगदीशपुर में जो है यह इसका भी जो है गैस आधारित कारखाना स्थित है। आगे बता दीजिएगा कि ट्राम्बे जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये सभी रासायनिक उर्वरक है, इससे भी संबंधित है। जब नाम देखिएगा ना तो आपको ऑप्शन में अपने जिला का नाम, एक स्टेट का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे खेतरी हो जाएगा,
कोटा हो जाएगा, और सलादीपुर ये कहाँ पड़ता है? ये सब महाराष्ट्र में, सॉरी राजस्थान में पड़ता है। और राउरकेला, तलचर ये सभी जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में, बड़ौदा गुजरात, सब पता ही होगा आप लोग को। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो था ये उर्वरक के मामला जो था ये खत्म हो गया है। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बायोलॉजी दिया गया था, और होमवर्क के माध्यम से बायोलॉजी चल रहा है। बहुत ही अच्छा सीरीज है बायोलॉजी में, जो कि मानव शरीर के तंत्र दिया गया था, और जो कल या परसों, कल ही ना परसों कराया गया था एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है ना? तो बताइएगा आज जो है मानव शरीर में कुछ कंकाल तंत्र की हड्डियों की चर्चा करनी है कि किस शरीर के भाग में कौन सी हड्डी पाई जाती है और कितने हड्डी पाई जाती है। समझ रहे हैं ना? आपके शरीर में कितनी हड्डी है अभी? 206, 208 नहीं 206 है। ठीक है ना? और बच्चों में कितनी हड्डी होती है? 300 होती है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो हड्डियों में मुख्यतः इसका निर्माण किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर जो किसका निर्माण होता है? हड्डियों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। आगे बताएगा अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। किस में होता है? बच्चा में, महिला में, पुरुष में? बच्चा में होता है रिकेट्स रोग। और पुरुष में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमेलिशियस। ऑस्टियोमेलिशियस जो है ये पुरुष में। तो देखिए वैसे वन लर्न में हर एक व्यक्ति को याद हो जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। लेकिन रिकेट्स रोग जो होता है ये बच्चों में होता है, और पुरुष में, वयस्क मनुष्य में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियो। देखिए ऑस्टियो वर्ड जो है ना ये हड्डी से ही संबंधित है, और ऑस्टियोमेलेशिया रोग जो है ये किससे होता है? विटामिन डी के कमी से ही होता है। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का मुख्य स्रोत हो जाएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ये जो होता है ना ऑस्टियोमेलेशिया रोग, ये किससे होता है? जीवाणु से होता है या वायरस से होता है? ये जीवाणु जनित रोग एक प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन हो जाएगी? फीमर। ये कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ की है? स्टेपेटिज होती है। और कहाँ की होती है वो कान की ही हड्डी होती है। और कान में हड्डी कितनी होती है? 6 गो। कान में हड्डी 6 गो होता है। 3 गो एगो कान में, 3 गो दो एगो कान में। और जिसके पास एक कान है उसके पास भी 3 हड्डी होगा। ठीक है ना? सुन, किसी के पास एक ही कान होता है, हंसने वाली बात नहीं है। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? उसको जो है ना लिगामेंट उसको अंग्रेजी माध्यम में कहते हैं, और हिंदी माध्यम में स्नायु कहा जाता है। और हड्डी से मांस को जोड़ने को टेंडन कहते हैं, उसी को हिंदी में कांड्रा। देखिए अगर हम उम्मीद करते हैं ऑप्शन में दे देगा हिंदी और इंग्लिश में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। याद रखने का तरीका बताया तो जिस तरह हम याद रखे हुए हैं, हड्डी और हड्डी जोड़ने का काम करता है, इसलिए स्नायु हो जाएगा, क्योंकि स्नायु का आधा वर्ड जो होता है आधा 100 से शुरू होता है। ठीक है ना? स्नायु जब लिखिएगा तो आधा 100 से स्टार्ट होता है, तो आधा 100 लिखिएगा ना, तो हड्डी और हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? स्नायु। और इंग्लिश में कौन होता है? BLB याद रखिए, इंग्लिश में बोन टू बोन लिगामेंट। BBL या BLB याद रखिए, बोन टू बोन कौन जोड़ता है? लिगामेंट, यानी हड्डी से हड्डी लिगामेंट। और हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु। और कांड्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? टेंडन। कांड्रा को टेंडन। और टेंडन किससे किसको जोड़ता है? हड्डी से मांसपेशियों को। और मनुष्य में मांसपेशी संख्या कितनी होती है? 639। 6 3 9 हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो पटेला जो होता है, पटेला यह कहाँ पाया जाता है? घुटना के यहाँ पर, जिसको नी कैप भी कहते हैं, घुटनाओं के जो होता है ये क्या कहते हैं? इसको बॉल, हाँ, उसी में ये पटेला पाया जाता है। इसी को नी कैप भी कहते हैं। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जे अक्षीय। देखिए मानव कंकाल के 2 भाग होते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। ठीक है ना? तो अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डी पाई जाती है? 80। और उपांगी में 126 दोनों को जोड़िएगा ना 206 पुर जाएगा। 206 पुर जाएगा। 80 और 126 को जोड़िएगा तो कितना जाएगा? 206 पुर जाएगा। तो बताइएगा मानव शरीर के सिर में कितनी हड्डी होती है? सिर में 29 होती है। ठीक है ना? सिर में 29 हो जाएगा। सिर कहते हैं खोपड़ी में, खोपड़ी को सिर कहते हैं ना, हाँ, उसमें जो है 29 को रहता है। इसमें याद रखिए, इसमें 14 को चेहरा में रहता है, 14 को चेहरा में। इसमें क्या हुआ? चेहरा में 14 रहता है। इसमें कितना रहता है? 8 को। 14 8 कितना हो गया? 22। 3 को कान में कितना हुआ? 26। 3 को इनने हुआ कितना हुआ? 14 8 22 हुआ।
और 3 और 3 6, 22 6 कितना हो गया? 28 गो है, वो गला में रहता है यहाँ पे, तो 29 गो हड्डी हो गया। मतलब मानव जो यहाँ से ऊपर था इसको सर कहते हैं। सर में हड्डी कितनी होती है? 29 गो हड्डी होती है। 14 गो चेहरा में, 8 गो कपाल में और 6 गो कान में, 28 गो हो गया, और एगो गला में। छूट गया कहीं की? वही वह पीछे गला वाला के पीछे यहीं रहता है, एगो यहीं पर रहता है। 22 14 8 22 6 28 1 29 गो हो गया। आगे बताए गर्दन में कितनी हड्डी होती है? 7 गो होती है। वक्ष चेस्ट में कितना, वक्ष में कितना रहता है? 12 गो। वक्ष में 12 गो हड्डी होता है। कटी में कितना होता है? 5 गो। कटी में 5 गो। और पूंछ में क्या होता है? पूंछ में 1 होता है। पूंछ कहाँ पाया जाता है? वृंदांत में। वृंदांत पूंछ का एक अंग हो जाएगा। आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि हाथ में कितनी हड्डी पाई जाती है? सिर्फ पूरा हाथ में एगो हाथ में 30 गो, एगो हाथ में 30 गो, एगो टंगड़ी में 30 गो, एगो टंगड़ी में 30 गो। 30 और 30 60 और नीचा वाला 60, टोटल कितना हो गया? 120 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए हाथ के अंदर आइए तो बताइएगा कलाई में कितना रहता है? कलाई में 8 गो। एगो हाथ में नहीं है ना, एगो 8 गो रहता है ना। एगो बात रखिए, अभी कलाई में 8 गो हो जाएगा। हथेली में तरथी में 5 गो। एगो हाथ रखिए ना, आप 2 कहाँ ले जाते हैं बार बार। कलाई में 8 गो, हथेली में 5 गो और उंगली में 14 गो। उंगली में आप देखिए याद कैसे होगा? 8 5 और 14 हो गया ना, 13 बड़ा छोड़ दीजिए। 8 गो कलाई में हुआ, 5 गो तरथी में हुआ इसमें, और 14 गो उंगली में हो गया। ठीक उसी प्रकार नीचे आ जाइए। नीचे कहाँ? टांग में आ जाइए। तो टांग में आइएगा तो टांग की बात कीजिएगा तो एड़ी में क्या हड्डी होती है? 7 गो। एड़ी जो होती है वो 7 गो हड्डी हो जाएगी। तलवा में क्या होती है? 5 गो। एगो गो रखिए ना, बार बार 10 गो लेते। एगो तलवा में 5 गो। हथेली में क्या गो? 5 गो। देखिए हथेली भी सॉफ्ट रहता है और तलवा भी क्या रहता है? दोनों एक रंग रहता है। दोनों 5-5 हो गया। और इसके बाद उंगली जो कि औंठा और ये होता है क्या, पैर वाला उंगली, उसमें भी 14 गो रहता है। हाथ की उंगली में भी 14 गो और पैर की उंगली में भी 14 गो होता है। इसमें जो है एड़ी में 7 गो रहता है और ये हथेली में क्या रहता है? 8 गो। यही सिर्फ एगो यही अंतर रहता है, बाकी सब क्या रहता है? सेम ही हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पटेला को इंग्लिश में कौन सा कैप कहते हैं? नी कैप। नी कैप भी उसको कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैर के अंगूठे के मामले में जो होता है, हड्डियों में रोग हो जाता है, उसको कौन सा रोग कहते हैं? पेडोगरा। उसको पैर के अंगूठे में होता है, उसको पेडोगरा कहा जाता है। ठीक है ना। और यह जो होता है गठिया रोग जो बोले हैं ना, वो भी हड्डियों में ही होता है। सर जोर ऐंठन पर हो जाता है। और गठिया रोग को कौन सा बीमारी कहते हैं? राजाओं की बीमारी या फिर धनी आदमी की बीमारी जो है, ये गठिया रोग को ही कहा जाता है। और हीमोफीलिया रोग क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज, यानी शाही बीमारी। शाही बीमारी जो है किसको कहता है? हीमोफीलिया को कहा जाता है। जो इसका भाग कौन होती है? महिला। उसकी भाग कौन होती है? महिला होती है। और धनी लोगों की बीमारी या राजाओं की बीमारी किसको कहते हैं? ये गठिया रोग। देखिए दोनों अंतर है। शाही रोग होती है, शाही रोग हो जाएगा हीमोफीलिया, और राजाओं की बीमारी या गठिया धनी लोगों की बीमारी गठिया को कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है यह हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और टूटने की संभावना बढ़ जाती है। यह किसके अंतर्गत होता है? ये ऑस्टियोपोसिस। ऑस्टियोपोसिस के तहत किया जाता है इसको। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बता दीजिएगा कि प्राथमिक ऑस्टियोपोसिस और द्वितीय ऑस्टियोपोसिस जो है 2 प्रकार के हो जाएंगे, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक भी जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 में जो होता है ऑस्टियोपोसिस, यह महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद होने की संभावना रहती है। इसमें हड्डी टूटने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। और यह जो है टाइप 2 में हो जाएगा। यह बीमारी जो है स्त्री और पुरुष दोनों में 75 वर्ष की उम्र के बाद जो है लोगों को देखते हुए गठिया रोग का शिकायत जो है वो अधिक हो जाता है। कितनी उम्र के बाद? 75 प्लस जाने। इसके लिए सीमा नहीं है, लेकिन एक उम्र रखा गया है कि लोग ज़्यादा 75 प्लस महिला या पुरुष हो जाती है तो उसके हड्डी काम नहीं देखते हैं कि हड्डी पकड़ लिया, ये हो जाता है। ये सब उम्र में इसमें रखा गया है। आगे बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। अब ग्रंथि आता है तो बताएगा अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? एडिसन को, थॉमस एडिसन को कहा गया है। और इससे सर्वप्रथम ज्ञात प्रथम रोग कौन सा रोग था? वो एडिसन रोग ही था। और एडिसन रोग जो है किस ग्रंथि से संबंधित है? ये एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। यानी एडिसन रोग जो है किस ग्रंथि से संबंधित है? एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। और एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहते हैं? आधिवरिक ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि, आधिवरिक ग्रंथि कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कि ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, अंतः ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्राव और मिश्रित ग्रंथि, जो अंदर और बाहर दोनों करता है। तो हम एक दिन और चर्चा इस पर किए हुए थे कि
सबसे बड़ा सिर्फ ग्रंथि की बात करेगा तो यकृत हो जाएगा, उसी में अंतःस्रावी भी लगा देगा तो अग्नाशय नहीं थायराइड हो जाएगा, अंतःस्रावी हो जाएगा तो थायराइड हो जाएगा, और मिश्रित की बात करेगा तो अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो पीयूष ग्रंथि को जो है ना, पीयूष ग्रंथि को कौन से ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहता है, इंग्लिश में प्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है और मास्टर ग्रंथि के रूप से भी इसको जाना जाता है। और जितना भी ग्रंथि जो होती है जो कि अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी है, ये सारा जो है ना पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत ही आता है। और पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि बताइएगा कि शरीर में सामान्य हार्मोन का नियंत्रण करना यह किस हार्मोन का काम हो जाएगा? ये थायरॉक्सिन हार्मोन का काम हो जाएगा, जो कि वृद्धि हार्मोन थायराइड ग्रंथि का काम हो जाएगा थायरॉक्सिन में। बताएगा अल्प शरीर में जो है वृद्धि हार्मोन अगर कम निकलता है तो उससे क्या कौन सा रोग होता है? ये बौनापन, उससे जो है बौनापन हो जाता है। और अधिक निकलेगा तो शरीर भीमकाय हो जाता है, शरीर जो है मतलब मुंह छोट रहेगा, हाथ बड़ा हो जाएगा। हाथ का जो देखते हो किसी किसी का हाथ बड़ा नहीं हो जाता है, हाथ औकात से ज़्यादा नंबर होता है, टांग नंबर हो जाना, वो सब हो जाता है। बताइएगा वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रवण से कौन सा रोग होता है? वो अल्प स्रवण से बच्चों में होता है बौनापन, और वयस्क में हो जाएगा तो वो हो जाएगा साइमंड रोग। बच्चों में कौन सा रोग होगा? साइमंड रोग। और बच्चों में बौनापन और वयस्कों में साइमंड रोग हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। देखिए दो रोग बच्चा और वयस्क से अलग है। जिस प्रकार विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है बच्चों में, और पुरुषों में वयस्क में कौन जाता है? ऑस्टियोमेलिसिस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है बच्चों में अल्प स्रावन वृद्धि हार्मोन कम निकलेगा तो बौनापन रोग हो जाता है, और वयस्कों में कौन सा रोग होता है? साइमंड रोग हो जाता है। अब बता दीजिए अगला क्वेश्चन है जो थायराइड प्रेरक हार्मोन जो है किस ग्रंथि से निकलती है? थायराइड ग्रंथि से ही निकलती है। बता दीजिएगा कि वृद्धि हार्मोन के अतिस्रवण से जो है ना एक रोग होता है जिसको एग्रोमिगेली रोग कहा जाता है। इसमें होता है व्यक्ति की टांग और हाथ जो होती है वो ऑटोमेटिक लंबे हो जाती है। ऑटोमेटिक क्या होता है? वृद्धि हार्मोन के अधिक निकलने से एग्रोमेली रोग होती है, और इसमें व्यक्ति का हाथ और टांग क्या होता है? लंबा हो जाता है, और मुंह किसा होता है? गोरिल्ले के आकार का हो जाता है। मुंह छोटा हो जाता है, मुंह छोटा हो जाता है, मुंह छोटा हो जाता है, और हाथ पर क्या होता है? बड़ा हो जाता है, इसलिए उसका गोरिल्ला की तरह दिखने लगता है। ठीक है। देखते हो किसी किसी का मुंह छोटा रहता है, माथा छोटा रहता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि महिलाओं की अंडाशय पुटिकाओं के विकास और अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन कौन सा हार्मोन कहते हैं? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन किससे निकलता है? महिला में, और एंड्रोजन पुरुष में। एस्ट्रोजन महिला में और एंड्रोजन पुरुष में। देखिए महिला में 3 हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा। एस्ट्रोजन, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन और एगो रिलैक्सिन। 3 हार्मोन जो किससे निकलता है? महिला में निकलता है, पाया जाता है, निकलता नहीं पाया जाता है। एगो पहला हो गया एस्ट्रोजन, दूसरा हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, और तीसरा हो जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन। और पुरुष में 2 हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है पुरुष में रहता है और एस्ट्रोजन महिला में रहता है। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि वृषणों के विकास में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये टेस्टोस्टेरोन जो है वृषणों के विकास में सहायक होता है। ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि हमारे शरीर में जितना भी चिकनी मांसपेशियों पर काम करता है वो कौन सा हार्मोन रहता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये भी याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत जगह काम देता है। ठीक है ना। ये शरीर की चिकनाई को रखने, शरीर में जो चिकनाहट रहता है उसके लिए भी क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी जो है वो जिम्मेदार होता है। दूध निकालने के लिए भी कौन सा हार्मोन रहता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है। और बच्चों कहते हैं पशुओं में दूध नहीं निकलता तो कौन सा सुई दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बढ़ाने के लिए जो वो सुई दिया जाता है। प्यार वाला हार्मोन जो है, लव हार्मोन भी जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कहा जाता है। और माँ जो अपने बच्चों को गले चूमती है या प्यार करती है, ये भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के तहत ही होता है। और बढ़ाने के लिए सब ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। और बच्चों के समय जो है ना, सुनिए, मादाओं में प्रसव के समय जो है गर्भाशय की पेशियों को संकुचन करना, वो सुन लीजिए, हम बताते हैं, आप दोनों क्लियर कर देते हैं, आप सब दोनों बताते हैं। देखिए इसमें ये है कि मादाओं में प्रसव के समय यानी लेबर पेन, प्रसव के समय यानी लेबर पेन के समय गर्भाशय की पेशियों को संकुचन की ओर प्रेरित करना जो है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है। और जिस समय वो निकलते रहता है, बाहर निकलते रहता है, गर्भ से बच्चा निकलता है, उस समय योनि से जो गर्भाशय से जो है ना वो हार्मोन निकलता है, वो रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, ताकि जो है थोड़ा सा रिलैक्स जो है वो मिल सकता है। और गर्भाशय को संकुचित करने का जो काम करता है ना, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। और आगे की ओर पुश करने का काम जो यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होता है।
आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस जो है किसको किसको नियंत्रित करता है? भूख, प्यास, ताप, ये सबको नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कोई दिक्कत हो रही शर्मा? क्या हंस दिए? देखिए पढ़ना है, समझे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है कितना हार्मोन रिलीज किया जाता है? देखिए 9 हार्मोन, 9 गो हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। आगे बता दीजिएगा 9 हार्मोन में सब अलग अलग काम करता है। जैसे कोई भूख को कंट्रोल करता है, कोई प्यास को, कोई निंद्रा को, ठीक है ना। ये हर अलग अलग का काम करता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। और हाइपोथैलेमस जो है टोटल कितना हार्मोन छोड़ता है? 9 गो। सुनते हो जाएगा कि सब कुछ के लिए उत्तर जाएगा कौन है? हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है ना। भूख नहीं लग रहा है, हाइपोथैलेमस गड़बड़ा गया। प्यास नहीं लग रहा है, हाइपोथैलेमस। हाँ, प्यार के लिए जो है ना एक प्रकार से प्यार भी देख सकते हैं, हाइपोथैलेमस के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? इतना देर से बोल रहे हैं, तीनों ग्रंथि याद रखिए। बड़ी ग्रंथि होगा तो यकृत हो जाएगा, अंतःस्रावी हो जाएगा तो थायराइड, और अंतः और बाह्य मिश्रित हो जाएगा तो अग्नाशय। और अंतःस्रावी ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि को ही अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। कहीं कहीं अंतर क्या कहते हैं, थायराइड नहीं करके जो है आपको अवटु ग्रंथि भी दे देगा। ये भी याद रखिएगा, अवटु ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि दोनों जो क्या है? एक ही है, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। तो जो भी हार्मोन की चर्चा थी उसको खत्म कर दिया गया है। अब जो है आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखने को मिलने वाला है, जो एक करंट अफेयर का सीरीज चलते आ रहा है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें सिर्फ आईआईटी के बारे में ही पढ़ना है कि कौन सा आईआईटी क्या किया नहीं किया। अब एग्जाम का डेट भी दे दिया है 19 से लेके 22 तक, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोग जो है क्लास को अब सीरियसली रूप से देखा कीजिए। और इसको एग्ज़ाम जिस प्रकार चुनाव सर पे था ख़त्म हो गया, अब एग्ज़ाम सर पे है, इसको भी ख़त्म कर देना है। और एग्ज़ाम में इस प्रकार आप लोग को एग्ज़ाम पेपर बना के आइएगा जैसे एग्ज़ाम में खोपड़ी में छेद कर देना है, ठीक है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी के द्वारा जो है टी सेल थेरेपी राष्ट्र को दिया गया है? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो है सीआरटी सेल थेरेपी जो है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो ये दिया गया है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कहाँ के डॉक्टर जो है पहली बार इंसान में शुगर की किडनी को लगा दिए हैं? अमेरिका। यानी शुगर की किडनी कहाँ लगा दिया है? इंसान में लगा दिया है। और कहाँ के लगाया? ये अमेरिका के द्वारा लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एलजी ने, सुनिएगा कि कौन सी कंपनी जो है दुनिया की पहली ट्रांसपेटिव स्मार्ट टीवी बनाई है? ये एलजी कंपनी जो है दुनिया की पहली स्मार्टनेस टीवी बनाई थी। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है पहला एआई शहर बना है? लखनऊ बना है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है ये पहला सोलर सिटी बना है? सांची। सांची जो है पहला सोलर सिटी जो है बना है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि अमृत जो है अमृत जो है धातु से आर्सेनिक हटाने के लिए कौन सा आईआईटी आगे आया है? आईआईटी मद्रास, ठीक है। आईआईटी मद्रास जो है पानी से आर्सेनिक निकालने के लिए अमृत पहल चलाया था। और यह कौन सा आईआईटी होगा? आईआईटी मद्रास हो जाएगा, पानी से आर्सेनिक हटाने के लिए। आगे बता दीजिएगा कि किस आईआईटी ने शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? रोपर। आईआईटी रोपर जो ये खोजा है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि कौन सा आईआईटी जो था, कौन सा जो विश्व का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन कौन था जो इंद्रजाल का अनावरण किया है? इंद्रजाल। ये एआई तो है, ये है एआई, बताइए ना इसका नाम बताइए ना। ये ग्रोन रिबेटिक्स, ये एआई जो है ग्रोन रिबेटिक्स एआई तो है, ये सब जो बनाते इंद्रजाल ये एआई ही है। देखिए एआई से 5 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन याद करा देते हैं, अभी उम्मीद करते याद हो जाएगा। देखिए एआई आधारित पहली, अगर एआई मतलब होता है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, उसी को हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जहाँ पर हम काम नहीं कर सकते वहाँ पर जो हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है यानी रोबोट जो है वो काम जो है वो कर सकता है। उसमें याद रखिएगा एआई मतलब हो गया। और एआई आधारित पहली शिक्षिका कौन बनी है? आइरिस, ठीक है। एआई आधारित पहली शिक्षिका बनी है आइरिस। और एआई आधारित पहला जो है वह न्यूज एंकर कौन बनी है? लिसा। कहाँ की न्यूज एंकर बनी है? उड़ीसा की बनी है। और एआई आधारित पहला फिल्म बना है, वो कौन फिल्म था? इरा फिल्म जो कौन था? एआई आधारित प्रथम फिल्म बनने वाला इरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इरा। न्यूज एंकर लिसा। और एक और थी शिक्षिका, कौन हो जाएगी? आइरिस। आइरिस शिक्षिका हो जाएगी, जो कहाँ की बनी थी? केरल की बनी थी। और एक और एआई आधारित सीईओ बनी थी जो कि बनी थी मीका। सीईओ कौन बनी थी? एआई सीईओ कौन बनी थी? मीका बनी थी। ये सब एआई से संबंधित हो जाएगा। हाँ, सेना बनाया था सीईओ, सही बात है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाया गया है? उज्जैन। कहाँ पड़ता है उज्जैन? कहाँ? मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा
कि भारत की पहली पीपीपी मॉडल के अनुसार जो है ओप्पो इंडिया जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल के त्रिशूरपुरम में जो है इसको स्थापना किया जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि गूगल ने एआई चैटबॉट कौन सा लॉन्च किया है? बार्ड। जेमिनी एआई भी गूगल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, लेकिन यह एआई चैटबॉट जो है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा किया गया और उसका नाम जो है ना वो बार्ड रखा गया है, ठीक है ना। और यह जेमिनी जो है ना वो न्यूज नेटवर्क हो जाएगा। जेमिनी जो है वो न्यूज नेटवर्क हो जाएगा और बार्ड क्या है? चैटबॉट है। चैटबॉट समझते हैं ना क्या होता है? सो आप उससे कुछ पूछिएगा वो तुरंत उसका जवाब जो है वो दे देता है। एक प्रकार का जो है ना कंप्यूटर, हाँ, जैसे गूगल वॉइस होता है ना, पूछते हैं ना, वही चैटबॉट एक तरह से वो हो गया। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि देश में कौन सा हाईकोर्ट जो है पहली बार हत्या के केस के आरोप में चैट जीपीटी के मदद से फैसला सुनाया है? पंजाब और हरियाणा। ये पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट जो है ये चैट जीपीटी के तहत जो है फैसला सुनाया है, देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि मीथेन से चलने वाला अंतरिक्ष रॉकेट कौन सा देश लॉन्च किया है? ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, जो भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन जो ये कहाँ किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में किया गया। लिथियम आयन सेल बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में जो है उसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो आज का क्लास जो यहीं पर रखते हैं, क्योंकि जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरे हम लोग के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है और एग्ज़ाम का तिथि दे दिया है। उसके लिए आप लोग को हताश होने की ज़रूरत नहीं है और ये नहीं सोचना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस वही करना है जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को रिवीजन करते रहना है, कुछ नया नहीं देखना है। बाकी अगर देखना चाहते हैं तो कुछ नया देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो बहुत मतलब लगभग 20 दिन अभी तक बचा हुआ है, 20 दिन में बहुत कुछ देख भी सकते हैं। और उसके साथ साथ जो भी यहाँ अगर आपको रिवीजन करने का दिल अगर करे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट में एक बार जाके जो है 1.5 या 2 के स्पीड करके जो है यूट्यूब पर आप उसको एक बार पूरा जो इस तरीके से रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ, इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तब अच्छी बात है। इसको शेयर करने का ये प्रयास जो है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास उन सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। अगर टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पर भी इसको जो है शेयर कर दिया कीजिए। और 40 नंबर का टेस्ट जो है ग्रुप में जो दिया जाता है उसको डेली लगाने का प्रयास जो है वो जरूर किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।